कि वो आवे और अपनी नई जानकारी दें। जी ओम प्रणाम। आइए गजानन सर। एक मिनट, आवाज आ रही क्या? आ रही थोड़ी सी तेज। हाँ? तेज बोली सी कम आ जी रही वो है। अभी कल रात को मैं ये बायोचार के बाद में और 2 बजे तक स्टडी करते बैठा। स्टडी बोले तो ये जो इसमें क्लिप है विदेशी तंत्रज्ञ लोगों की छोटी क्लिप कौन सी है बेटी, तो करके थोड़ा मुझे माफ करना, मुझे जगने में टाइम हो गया। और थोड़ी एक शरीर के ऊपर एक प्रयोग चालू है, बाद में बताऊंगा कभी मैं। तो ये बायोचार का मुझे पता चला। हम एक पंजाब राव जैविक मिशन के अंतर्गत जिले में 36 एफपीओ है, उनके चलते हैं विभिन्न ट्रेनिंग। तो आपके देहरादून से ही एक सर्ग विकास समिति करके है, अकोला में उसका ऑफिस है, वो है हमारे सर्विस प्रोवाइडर, तो वो ट्रेनिंग लेते हैं। वहाँ के राजेश तिवारी करके है, वो अपने नर्मदापुरम के ही रहने वाले हैं। तो उन्होंने पहली बार बताया था कि हरियाणा यूनिवर्सिटी ने ये जो बायोचार मतलब लकड़ी का कोयला, तो ये जमीन में डालने से सब तरह का जमीन का रिचार्ज भी होता है। तो ये उनका प्रयोग पहले मेरे मतलब सुनने में आया। फिर जब मैं वो अब कोयला कहाँ मिलेगा, उसको बनाने की जो विधि है, तो विधि थोड़ी जटिल थी। मतलब वो एक गड्ढा बनाओ, उसमें अपना जो खेत में निकलने वाले जो भी सूखा काड़ी का मतलब कचरा है उसको जलाओ, फिर उसके ऊपर टीन ढको, फिर उसको मिट्टी से दबा दो। तो ये जटिल वर्क है। वैसा मतलब करना कोई सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। तो फिर इंसान क्या करता, कोई भी अ, मतलब सीधा रास्ता या कम प्रयासों में होने वाली चीजों की तरफ हर आदमी का एक वो स्वभाव ही रहता है कि भाई इससे अपन ये कैसा करे तो ये होगा, उसका समझो प्रास्ताविक। तो फिर मैं उसके शोध के पीछे लगा। तो मैं उधर ये बल्लारशाह साइड है चंद्रपुर में, तो उधर कुछ व्यापारी लोग लकड़े का कोयला बनाने का व्यापार है उनका। तो वो वहाँ पे एक, मैं नाम सहित बोलना चाहूंगा, चंदन सिंह चंदेल करके है, उनकी बहुत बड़ी भट्टिया है और उनका वो कोयला भूटान तक होता है एक्सपोर्ट। तो वो बड़ा बड़ा कोयला तो बिक जाता, लेकिन जो आधा इंची पौन इंची टुकड़े बचते हैं कोयले के, तो वो कोयला एक तो थर्मल पावर स्टेशन वाले लेके जाते हैं या अर्थिंग के लिए। दूसरा प्रयोग होता है ये अगरबत्ती वाले ले जाते हैं, पर उनको लिमिटेशन है, उनको ज्यादा नहीं चाहिए। फिर जब मैंने पूछा उनको कि भाई और कहा जाता है, तो ये जो यहाँ पे अपने फॉरेस्ट वाले जो प्लांटेशन करते हैं, तो वो बोले वो गड्ढे में डालने के लिए लेके जाते। बोले आप काय के लिए लेके जा रहे? बोले, और मैंने भाव पूछा तो वो बोले 10 रुपए किलो से अपन वो बेचते हैं, बोले 7 रुपए 8 रुपया क्वांटिटी देख के। तो बोले आप काय में डाल रहे? तो मैंने बोला मेरे को खेती में डालना है। तो वो बोले आप बराबर है। बोले तो उनका क्या हुआ था, जैसा भट्टी लगाने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो 6 ट्राली उनके पास में वो कोयला बचा था। तो उन्होंने वो 6 एकड़ में डाल दिया, 6 ट्राली भर के। तो वो बोले मैं 6 साल से अभी धान की बुआई कर रहा हूँ और काट रहा हूँ, बोले बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। बोले ना खरपतवार उगती ना कीड़ा लगता। ये हो गया ये एक उदाहरण मुझे यूज करने वाले का। दूसरे एक पातुर में मेरे मित्र है राजेंद्र तालेकर के, उनके यहाँ बनती है हल्दी। तो हल्दी में अब उनको ये पता नहीं था कि अपन कोयला यूज कर रहे, तो इसका क्या यूज है, या उन्होंने उतनी इसमें वो मतलब झंझट में पड़े भी नहीं हो। तो वो जो हल्दी पकाते टाइम वो बॉयलर वाले उनके टायर गर्म आते हैं, तो वो
अंगार खींच के उसका कोयला बना देती है। तो फिर ये बोले मैंने ऐसा किया कि ट्रैक्टर उसके ऊपर घुमा के वो थोड़ा मतलब उसको नमक के जैसा बारीक करके मैं उसमें डाल देता हूँ खेती में। तो बोले हल्दी बहुत ही अच्छी आती है। मुझे ये पता नहीं, बोले कोयले की वजह से आती क्या होती है। फिर जब ये यूट्यूब पे मैंने टेरा प्रेटा एक लैटिन अमेरिका का प्रांत है, मतलब संभाग है वो। तो वहां अमेजन के जंगलों में आग लग के जो कोयला जमीन में गया, उसी वजह से वो मिट्टी भी काली बनी है और उसको अपन काली नदी भी बोलते हैं। वहां जाके संशोधकों ने संशोधन किया तो उन्होंने पाया कि भाई ये कोयले के वजह से ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर शास्त्रज्ञ लोगों ने विचार विनिमय या प्रयोग करना चालू किया। वो काफी फिर मतलब जैसा मैं बोल रहा था अभी कि भी आदमी सहज से सहज मार्ग ढूंढता है, तो उन्होंने भी ढूंढे। तो फिर करते करते एक क्लिप मेरे को ऐसी मिली कि अपना जो अग्निहोत्र पात्र बनता है, होता है जो जिसका टाप होता है 14 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का टाप होता है, और 5/2 का बेस होता है, और 6.5 सेंटीमीटर का ये अपना उसकी ऊंचाई होती है। तो इसी प्रपोर्शन में उन्होंने वो बड़ा अग्निहोत्र पात्र बनाया। वो अग्निहोत्र पात्र का मैंने मुन्नीलाल जी को और ये अभी रंजना दीदी को भी वो शेयर किया हूँ मैं कल। तो फिर उसमें जो चीज इधर बनने में मतलब 12 घंटे से लेके 3-4 दिन तक लगते हैं, तो ये अग्निहोत्र पात्र में वो काम अपना 3-4 घंटे में ही होता है। तो मतलब इतना कारगर अपना होता। तो फिर मैंने उत्सुकतावश, मेरे पास में छोटा अग्निहोत्र पात्र है, तो उसमें ये 2 बार, जैसा अपनी उंगली जैसी जो लकड़ियां रहती या ये अरर की लकड़ियां रहती, उसके माध्यम से 2 बार में 300 ग्राम कोयला बनाया, क्योंकि टेस्टिंग के लिए 300 ग्राम मटेरियल बहुत चाहिए था लैब वालों को। तो मैंने वो भेजा, फिर उसकी रिपोर्ट आई तो वो कोयले में तकरीबन तकरीबन फसल को लगने वाले सभी तत्व उसमें थे। मतलब ये एनपीके और अपना ये 5 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जो आपस में मतलब ये होके, तो फिर मेरी उत्सुकता उसके प्रति और ये हो गई कि भाई अब इसको बड़ा पात्र भी बनते। तो फिर अपने यहाँ पे उसमें कुछ मतलब संशोधन नहीं हुआ था। तो फिर मेरे एक मित्र है, ये अपने पंचगव्य में एमडी किया है उन्होंने, और वो सिविल इंजीनियर भी है। तो उन्होंने फिर वो एक माप दिया है कि भाई ये प्रोपोर्शन में, क्योंकि अगर वो एक संयंत्र है तो वो वैसा बने, जब भी जो अग्निकुंड जैसा बनेगा, जब भी उसमें उतनी हीट वो क्रिएट होती। तो वो भी अभी मतलब प्रोसेस है। मतलब वो छोटे इसका तो अभी प्रयोग होगा, तो अभी हम लोग वो करने वाले हैं। तो कोयले में क्या होता है, संशोधन के बाद उन्होंने मतलब वहां पे भी कुछ एक मत है ऐसा नहीं, लेकिन कोई कोई लोग बोलते हैं कि भाई उसमें जो छेद होते हैं कोयले में, बारीक बारीक छेद होते हैं, तो वो छेद आसमान मतलब पर्यावरण से गिरने वाला जो पानी है उसके साथ में रहता न्यूट्रिशन। तो वो पानी न्यूट्रिशन के साथ वो कोयले में जो छेद रहते हैं, उन्होंने ऐसा बताया है कि भाई 1 ग्राम कोयले में आधे एकड़ में जितने छेद होते हैं उतने छेद 1 ग्राम कोयले में होते हैं। तो वो पूरा न्यूट्रिशन युक्त और पानी वो जाता है कोयले में। तो उसके एक प्रयोग के तौर पर मैंने वो भी करके देखा हो कि जो 100 ग्राम का कोयला था, वो पानी में भिगाने के बाद में उसका वेट 300 ग्राम 350 ग्राम ऐसा होता है। मतलब इतना पानी वो सोख लेता है अपने अंदर, और पानी सोख लेता है तो फिर न्यूट्रिशन भी सोख लेता है। तो फिर वो जहां मतलब हमारे मराठी में एक कहावत है, असतील शिते तर जमतील भूते। भूते म्हणजे जीव। मतलब जहां अनाज है, खाना है, वहां जिनका वो खाना भोजन है, वहां पे वो जीव आते हैं। तो ये कोयले में होने के वजह से फिर जो जमीन की माइक्रोबियल एक्टिविटीज है,
तो वो नीचे से सतह तक आती है। जैसा अपन माइक्रो राइजा का देखते हैं कि नीम का पेड़ धूप काले में अगर वो पहाड़ पे भी होगा तो भी हरा दिखता। तो इसकी वजह यह है कि नीम की पेड़ की जो जड़ें रहती, जड़ को जो अपन उसको रूट कैप बोलते, उसमें से निकलता है एंजाइम। वो एंजाइम पे माइक्रो राइजा पलता है। तो माइक्रो राइजा जमीन में जितना भी नीचे रहेगा तो वो एंजाइम के लिए वो नीम के पेड़ की या जो पेड़ हरे दिखते हैं वो पेड़ के एंजाइम खाने के लिए आते हैं, उनको वो पानी देते और एंजाइम वो खाते हैं। तो करके वो पेड़ मतलब ये सृष्टि का चक्र है। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है। तो इसमें अब ज्यादा देर न लगाते हुए मैं मेरा कहने का मतलब यही है कि उन्होंने अभी स्टार्ट में एक तंत्रज्ञ ने वहां पे प्रयोग किया कि जैसा 1 इंच या उससे भी पतली परत अगर ये बायोचार की या जिसको अपन कोयला बोलते, वो अगर डाल दी तो 10 इंची तक की मिट्टी रिचार्ज होती रहती है अपने आप सालों साल। क्योंकि ये कोयला हजारों साल तक खत्म नहीं होता और जो पर्यावरण में का CO2 है उसको भी सोख लेता। और ये एक प्रकार का रीजनरेटिव मिट्टी बनती, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती रहती और इसमें खरपतवार भी कम आती है। तो ये इसके ऊपर मैंने अभी कपास में प्रयोग किया। मैंने कपास की वैरायटी भी मतलब संशोधित की है। संशोधित मतलब वो 3 वैरायटियां थी जो जिसमें नान बीटी है, तो वो 2 विद्यापीठों से मैंने लाया उनको और वो एकत्रित ग्रो करके उनका नेचुरली क्रॉसिंग होके एक चौथी वैरायटी अभी ये साल में 10-12 एकड़ पे जगह जगह मतलब कई आधा एकड़ कई 1 एकड़ ऐसी लगी है। हर जगह की फसल अच्छी है बीटी की इसमें। और उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि अभी थोड़ा कपास निकला है तो मैंने उसका सैंपलिंग वगैरह नहीं किया, पर वो बहुत ही सफेद है कपड़ा और कपास और मुलायम है। तो ऐसी फिर प्रयोग मैंने कुछ पौधों में भी किए, जैसा चीकू का पौधा है, नींबू का पौधा है। तो उनको कोई अलग से खाद देने का मतलब ये कि उसकी अब वो भी जो तंत्रज्ञ लोग है तो ऐसी कोई मात्रा नहीं है, फिर भी उन्होंने पर हेक्टर 1 टन वो जाना चाहिए ऐसा उनका मतलब मत। अब टेरा प्रेटा में कितना का है ये तो वो नहीं बोल सकते, पर वो मिट्टी काली बनी है। तो इसके लिए फिर अपन ने क्या क्या करना भाई, तो जैसा चावल की भूसी रहती है अपने, इसका जो भी मतलब बारीक कचरा हो तो ये पीपे में जला के, तो उसकी विधि सरल है बिल्कुल। 2-3 अपनी खाद की बोरी ऐसा जमीन पे अपने डाल देना, उसमें थोड़ा गड्ढा करना और उसमें अंगार लगा के उसके ऊपर एक पीपा रख देना है छेद वाला। और वो पीपे पे फिर वो जो अपना कूड़ा कचरा है जो बारीक वाला मतलब चावल की भूसी नुमा या उससे थोड़ा मोटा, मतलब ये अपन उसमें कुटार उटार भी है। इसके बारे में बहुत मेरी मतलब शरद जी से भी बहुत बार चर्चा हुई थी कि इसके बारे में अपन क्या कर सकते भाई। अब इसमें अपने देश में भी संयंत्र बने हैं नागपुर में, लेकिन वो 12-12 लाख के है। वो काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में इतना पैसा नहीं है और वो इतना बड़ा तंत्रज्ञान यूज में, तो ये पीपा या ड्रम या बैरल या ये अपना अग्निहोत्र पात्र, इसके माध्यम से अगर अपन थोड़ा थोड़ा भी मतलब अपन पूरे खेत में नहीं दे सकते तो जहाँ अपनी फसल रहती है फसल के आजू बाजू में भी अगर रासायनिक खाद की मात्रा में थोड़ा अधिक डाला, समझो रासायनिक खाद की मात्रा अपन 4-5 थैली डालते हैं तो अपन ने इसको 10 थैली डालना पड़ेगा। क्योंकि ये फिर इसके साथ में थोड़ा अपन ने गोबर खत या पोल्ट्री का खत या फिर जो खली होती है, खली में भी बहुत अच्छे तत्व होते हैं। तो ये अगर मिला के
उसमें जैसा वेज डिकम्पोजर होगा, गोकृपा अमृत होगा, इससे उसको समृद्ध बना के अपन खेत में डाल सकते हैं। तो ये मैं अभी प्रयोग करने जा रहा हूँ कि जैसा ये अपना जो कुटार रहता है वो 2 थैली का वही बनाना पीपे से। वो मैंने, अगर किसी की इसके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता अगर होंगी तो वो थोड़ा लंबा कार्यक्रम खींचेगा, क्योंकि उसका वो वीडियो भेजना, वो फिर उन्होंने देखना, वो करना, ये सब। तो अभी ये कपास की फसल जो मैंने अभी उसके ऊपर ही, मतलब वो प्रॉपर तो हुआ नहीं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि ये कोयला बना के उसको तकरीबन तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक जैसा अपन हीप लगा के रखते या कोई जो प्रोसीजर करते खत बनाने की, तो ये 30 या 40% कोयले के साथ में बाकी चीजें मिला के, मतलब उसमें, अब मैंने वो भी सोचा कि भाई अब इसमें जो खली होती है बाकी जो सरसों की या अपने मोई की खली, उसमें भी 47.7% ये है, पर वो भी पर्यावरण में निकल जाता है, वो जो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन है। तो ये कोयले में जो एक बार अगर उसने घर बना लिया तो फिर उसको कोयला छूटने नहीं देता। ये कोयला कोई, मतलब कोयले में जो अपन ये जैसा खाना जलाना और पकाना, तो पकने के बाद में वो कोयला बनता है और फिर वो सालों साल काम करता है। तो ये ऐसा एक संशोधन मेरे अभी ध्यान में आया और उसका मैंने प्रयोग भी किया। तो उसमें अपने 2 चीजें, एक तो अपने इसमें आती है कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी निरंतर बढ़ती रहती है, और ये ज्यादा से ज्यादा कोई काश्तकार को 1 से 2 साल करने वाली, मतलब अपन एक आधे जैसे परस बाग रहती है तो परस बाग किसी के पास में होंगी या कोई पौधे होंगे घर के, तो ये कोयला बना के उसमें, और वो जो कोयला कोयला मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो बनेगा उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा आता है। तो उसमें एक बैरल सिस्टम भी है, मतलब अपना जो ड्रम रहता है ऑयल वाला, उसको 60 डिग्री में सेट करके उसमें अंगार जलाना है, और वो जब अंगार जलती है तो वो नीचे का बनने वाला जो कोयला है उसको वो फ्लेम ही प्रोटेक्ट करती है, मतलब उसको राख में कन्वर्ट नहीं होने देती। तो 55 गैलन के ड्रम में अपने को 40 गैलन कोयला मिल जाता है। फिर उसकी दूसरी जो विधि है उसको ठंडा होने के बाद में गर्म पानी में, या फिर मेरे दिमाग में ऐसा है कि जैसे ये डॉक्टर पोनकर है, वो उन्होंने नमक का प्रयोग किया। हमारे महाराष्ट्र के साबाजी गायकवाड़ है, वो फसल को 15 दिन के बाद में खाली वो मोटा जो नमक रहता है वो ही एकड़ में 15 किलो डालती है, वो उसी को वो नमक की खेती करके उनकी ट्रेनिंग ही चलती है। तो फिर इनको सबको कैलकुलेट करके, जैसा अभी अपने इसमें ये आए थे चिंतला रेड्डी जी, तो उन्होंने बोला था कि भाई 3 फीट नीचे की मिट्टी। तो ये सब कैलकुलेट करके, मतलब 3-4 बोरी कोयला, उसमें फिर 3-4 अपनी 10 बोरी जाएंगी 1 एकड़ में, तो उसमें 15-20 किलो नमक का पानी उसको पिला दिया, क्योंकि जो स्पोर रहते वो अगर खाली रहे तो जाहिर है कि खाली घर में ये कोई ना कोई तो रहेगा। तो अच्छे आदमी ने जाके पहले रहने को होना, तो नमक में होते 82 मिनरल, तो वो नमक का पानी अपन उसमें डुबा के अगर 3-4 घंटे भी रख दिया तो वो नमक में के जो 82 मिनरल्स है वो कोयले के स्पोर में चले जाएंगे। और फिर बाकी की ये जो चीजें जैसा अपना गोबर खत है या पोल्ट्री का खत है, और ये एक शायद आपके इधर भी मिलती होंगी, पर हमारे महाराष्ट्र में एक मालेगांव के पास एरंडी का उनका ऑयल का बहुत बड़ा प्लांट है। तो वो 10.5 रुपए किलो से वो डीओसी नुमा पाउडर नुमा उसकी जो खली वो बेचते हैं। तो और भी कहा जहाँ एरंडी का बड़े जो एक्सपेलर है उनकी जो खली है वो सस्ते भाव में मिलेंगी, क्योंकि ये कच्ची घानी वाली है या जो छोटी घानी वाली है वो तो हमारे इधर तो भी अभी वो 35-40 रुपए कम के हिसाब से देने को तैयार नहीं है। खाली एक ये 17-18-20 रुपए किलो से मोहे की खली परतवाड़ा में मिलती है।
तो इसका भी सोरा अपने को मतलब एक ध्यान में लेना पड़ेगा। फिर भी अब कोई तो ये प्रयोग करके देखने लायक ही है कि ये वो कोयला जमीन में बहुत अच्छी तरह से काम करता है, उसमें टोटली ऑर्गेनिक कार्बन होता है। और उसकी कुछ क्लिपें या इसमें अधिक मैं अभी बातों से तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रयोग है और प्रयोग करना ही पड़ता है। तो किसी महानुभव को अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी होंगी मुझे लेना है तो मैं ये सब ये यूट्यूब के माध्यम से जो टेरा प्रेटा के और जो अन्य देश विदेश की जो यूनिवर्सिटियां है उनकी जो क्लिप है उसके ऊपर थोड़ा 3 4 बार देख के मैं ये अब यहाँ तक के पहुंचा हूँ कि ये साल अभी मैं वो इसमें और अच्छा प्रयोग करके मतलब जैसा पिछले साल तो कुछ नहीं, वो कोयला लाया 1 टन और उसमें गोबर मिट्टी ये मिला के पेड़ों को डाल दिया। तो अभी रासायनिक खत के अपेक्षा में अपनी कपास की फसल बहुत ही बड़े मतलब उसकी तुलना में है। तो फसल थोड़ी देरी से या मतलब थोड़ी थोड़ी करके निकलती है, पर वो हो जाएगा ऐसा मेरा मतलब आज मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि भाई इससे अपना काम बन जाएगा। 1 2 साल या कोई लोग बड़े पैमाने पे अगर करते हैं तो एक बार अगर ये कर दिया तो अ, सब हो जाएगा ऐसा मेरा लगता है। तो अभी एक है किसी को अगर इसके बारे में तो ये असल में ट्रेनिंग देने वाली बात नहीं, ये है चर्चा सत्र का विषय। तो इसमें किसी ने अगर यूज किया होगा या जैसा ये टाले जी है ये चंदन जी इनका गलती में कहीं कोयला जाता होगा। पुराने जमाने में चूल्हे पे अपना जो खाना पकता था तो उसमें का बचा हुआ कोयला और राख तो गोबर के साथ में खेत में जाती थी। तो मतलब ये अपन पहले से ही करते आ रहे हैं, पर अभी उसको उसका अभी जैसा माध्यम अपने को बदलना पड़ेगा क्योंकि अभी इधर जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसका जो ऑर्गेनिक कार्बन अपन बोलते है वो बहुत ही कम होने के वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं। और जब तक के ऑर्गेनिक कार्बन ये कोयले के स्वरूप में अपन डालते नहीं तब तक के जो अपन देते हैं वो पानी के साथ में जहां तक पानी जाता है वहां तक वो नीचे चला जाता है क्योंकि उसके लिए कोई एक प्रोसेस के लिए जो चीज होना चाहिए जो मीडिया होना चाहिए वो कोयले के माध्यम से सस्ते पैसे में उपलब्ध हो सकता है। बाकी और किसी को पूछना होगा तो अपन बातचीत कर सकते जी 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 भाई साहब। आदरणीय शरद वर्मा जी। शरद वर्मा जी नेटवर्क में है क्या? जी जी ओम। अभी किसी के कोई सवाल है तो वो लेते हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने कार्बन के विषय में बताया कि कैसे नेचुरल कार्बन को बढ़ा सकते हैं। ये कार्बन का भी बहुत बड़ा अध्याय है और इसको समझना पड़ेगा कि कैसा है। पवार साहब ने काफी दिन से मैं इनसे जुड़ा हूं और वो काफी दिन से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इसमें अपन लोग जीत पाए। और अगर किसी से अपन अगर जमीन में कार्बन बढ़ा देते हैं तो फिर तो जैविक चीजों को उत्पादित करने में जो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं दादू का हैंड्रेस है उन्हें बुलाता हूँ, सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आमे और अपने क्वेश्चन रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरे पास उन्होंने भेजा भी है वो सामग्री जिसको मैंने देखा भी है। नर्मदापुरम में सर हमारे यहाँ पर मक्का की खेती हो रही है
और मक्का की खेती से जो भुट्टे बचते हैं और जो छूछ बचती है, क्या उसका उपयोग इसके लिए हो सकता है? क्योंकि वो इतने ज़्यादा होते हैं और वो एक तरह से किसानों की समस्या ही है। मेरी अभी गणेश गौर जी से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे भैया यदि ये मक्का का कोई विकल्प निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप इस संबंध में थोड़ी हमें जानकारी दें। जी ओम। ये मक्के का जो भुट्टा वो अक्खा रहता है, उसका बारीक बनता है कुछ, मतलब आधे पौन इंच टुकड़े में बनता है क्या वो? नहीं, वो अभी तो वो भुट्टा तो वो पूरा ही रहेगा। वैसे वो यदि अब देखते हैं हम अभी, यदि वो कम तो होता होगा, क्योंकि हाँ उससे निकालते हैं थ्रेसर से, तो कम तो होता होगा। नहीं, उसको अगर अपन ने वो थ्रेसर से निकालते हैं तो वो कुटार नुमा ही बनता होगा ना। हाँ तो क्या करो, थ्रेशर ये में जो अपना पवार ये साहब, ड्रम जी। आपको बता ड्रम रहता दूं है, कि ड्रम। पवार साहब जो थ्रेशर चलती है ना मक्के की, उसमें सिर्फ भुट्टे को निकाला जाता है, मक्के का पेड़ नहीं जाता उसमें। पेड़ तो खेत में ही रह जाता है, बड़ा हाँ हाँ, बड़ा भुट्टे हुआ भुट्टा। जिसे कड़वी कहते हैं, और कड़वी वो रह जाती है खेत में। ये भुट्टा तोड़ करके उसके जो मतलब भुट्टे बारीक नहीं बनते क्या? नहीं नहीं नहीं, बारीक नहीं, बारीक वो करना पड़ेगा उसको, नहीं, काट भुट्टा तो के अगर जलने में अपन तो काट हाँ, के थ्रेसर में डाल सकते हैं नहीं दूसरी नहीं जो। नहीं भुट्टा तो नहीं, सीधा ये जल काम सकता करके है ना। देखिए ना। हाँ नहीं, ये काम करके देखिए, जो अपना ड्रम रहता ना 55 गैलन वाला बड़ा। जी। हेलो। हाँ। हाँ हाँ, सुन रहा है सर। उसमें छेद गिरा लो, हाँ उसमें छेद गिरा लो बड़े बड़े, हाँ। और उसमें जला दो अंगार, ये अपने नारियल के कुछ नारियल की जो वेस्टेज रहता है ना, नारियल का मंदिरों में मिलता है, और जी। कुछ लकड़ी, हाँ उसमें वो अंगार जला के उसके ऊपर ड्रम रख दो, तो उसकी वो बारीक बारीक लौ आएंगी बाहर, जी। और उसके आजू बाजू में वो भुट्टे बिछा दो। आओ। वो जैसे जैसे काले होते जाएंगे वैसे वैसे उसको अपन जब खाना पकाते या कुछ भी करते, तो उसको हम्म अंगार मत लगने देना उसको, ऐसा ये होते रहने को ना, ये मतलब काले होते रहने को ना। हम्म या तो फिर वो जो एक जो ड्रम जो नीचे से बंद रहता है, तो हम्म। उसको अपन ने अगर 60 डिग्री एंगल वाला जो मैंने क्लिप भेजी थी आपको, जी। तो बाकी मतलब जो अपना इसका ये रहता है खेत में का सूखा कचरा, हाँ। तो उसके उसके साथ में 25-30% वो भुट्टे भी कोयले में कन्वर्ट हो जाएंगे। जी जी जी। तो वो तो क्या, एक ड्रम लेना है, उसको 60 डिग्री पे सेट करना है, और उसका मुंह रखना है पूरब के तरफ, जी और उसमें कचरा जलाना है जब तक कि वो भरते नहीं आता, मतलब कुछ मोटी लकड़ी, कुछ बारीक वाली। एक बार उसने अंगार पकड़ लिया कि फिर वो कुछ भी जला डालता, फिर वो जो वो कोयला बनता वो नीचे नीचे जाता, ऊपर की फ्लेम वो नीचे बैठने वाले कोयले को प्रोटेक्ट करती, वो कोई भी चीज का बना देती। जी जी जी। और वो थोड़ा अगर अपन ने 1 फुट बेस वाला अग्निहोत्र पात्र अगर पतले चद्दर का भी बना लिया, हाँ, तो तो इसको दो उसमें, फुट 3 फुट का भी बनाया जा सकता है क्या? हाँ, वो माप ही भेजा उन्होंने, मैंने वो पीडी भी भेज दिया आपको पूरा। हाँ भेजिए। हम्म। तो तो मतलब ये अपन ने। छोटा हाँ। जो क्लिप में वो शास्त्रज्ञ ने ऐसा किया ना कि वो लेजर कटिंग से उसने पहले अपना अग्निहोत्र पात्र था उतना ही बना, फिर बड़ा बड़ा बनाते हुए वो गए, वो क्लिप मैंने आपको भेजी है। जी भेजिए। हाँ, तो उसमें तो वो बनने को ही होना, जी। क्योंकि अरहर की जो बारीक लकड़ी रहती है ना, उसका भी कोयला ही बना, मैंने जो छोटे अग्निहोत्र पात्र में बनाया था, वो जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी उसका, वो लैब टेस्टिंग वाला, जी जी तो जी। उसमें मतलब अगरबत्ती नुमा जो लकड़ी रहती है उसका भी कोयला ही बना, राख नहीं बनी उसकी। जी। बशर्ते उसको जब वो पूरा अगर लाल हो जाएगा ऊपर से अंगार, तो उसमें पानी डाल के उसको बुझाना ठंडा पड़ेगा। करना पड़ता है। ठंडा ठंडा करना करना पड़ता। पड़ता है, जब जी पूरी जी लाल आग दिखेंगी ऊपर, जैसा अपन अग्निहोत्र में ये गोबरिया जला लेते हैं, और जब वो गोबरी पूरी लाल हो जाती, जी। तो फिर अपन उसमें समेत ये डालते हैं, मतलब चावल और घी। हाँ। तो उस टाइम इसको बुझा देना है। तो फिर इसमें क्या होता है, उनकी एक प्रोसीजर है, इनैकुलेशन बोलते हैं उसको। तो इनैकुलेशन मतलब वो कोयले को गर्म पानी में डालना,
तो ये अच्छा पात्र में क्या होता है, अपने आप पानी तो 300-400 डिग्री, अगर 600 डिग्री तक उसमें टेम्परेचर है तो पानी ऑटोमेटिक गर्म होके उसमें घुसने वाला है। जी करके वो 3-4 घंटे में, ये सीधी सीधी प्रोसेस है अग्निहोत्र पात्र वाली। ड्रम वाली भी है, पर ड्रम में कैसा वो अपने को, एक तो ड्रम जलने में बड़ी दिक्कत है। आवाज जा रही है जो पवार साहब? हाँ, आवाज कट रही है आपकी। हाँ। थोड़ी होना क्या जगह बदलनी अभी आ पड़ेगी। रही क्या? हाँ, अभी आ बदली गई। अभी मैंने। हाँ, हाँ। तो मतलब सबके ध्यान में तो अभी आया होगा, हर चीज का कोयला अपने को बनाना है। अभी आवाज कम हो गया, म्यूट हो गया। नेटवर्क से ही बाहर हो गए। अभी आवाज चली गई है पवार साहब आपकी। लेफ्ट हो गए वो, म्यूट है फिर आप। से फिर जुड़ेंगे। लेफ्ट हो गए हो। इसमें बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है अपने को। अभी अपन डॉक्टर दुबे जी से इस विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जब तक मुख्य अतिथि आते हैं। तो डॉक्टर दुबे जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए, क्योंकि उनका बहुत तो गहरा अनुभव है और उस चीज पे वो प्रकाश डाल सकते हैं। जी धन्यवाद शरद जी। बायोचार की बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। इसमें सिर्फ मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। हैदराबाद में कान्हा शांति वनम है, यहाँ पे मैं 2 बार गया। एक बार गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया गया था, और दूसरी बार हम कुछ रिसर्च के बहाने गए थे, तो थोड़े देर के लिए वहां पे गए थे। तो वहां पे बायोचार का यूनिट है। स्पेशली बायोचार और चारकोल, ये दोनों में एक डिफरेंस है जो आम आदमी को समझना चाहिए। चारकोल जो बनता, कोयला जो बनता है, वो हवा के सानिध्य में जलाया जाए, कोई भी लकड़ा कचरा कुछ भी करो, तो उससे जो बनेगा उसको बोलेंगे कोयला या चारकोल। और हवा न रहते हुए जलते हुए जो बनेगा उसको बोलते हैं बायोचार। ये बुनियादी डिफरेंस अपने को समझना चाहिए, ताकि उस हिसाब से अपन क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, ये अपने सबके मन में आ जाएगा। कि हवा का संपर्क नहीं होना चाहिए, तो ही बायोचार बनेगा। हवा के संपर्क में जो बनेगा वो चारकोल ही बनेगा, कोयला ही बनेगा। ये बुनियादी सवाल। अब वहां पे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो देखने का मुझे सौभाग्य मिला बहुत आसानी से, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें लो, वो एक अलग प्रोजेक्ट होता है। कि किसानों की भलाई के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है कि एक बड़ा 300-400 लीटर का जो ड्रम आता है, ऑयल वाला ड्रम, वो एक ड्रम लेने का, और उसके अंदर में 200 लीटर वाला, 250 लीटर वाला एक ड्रम डालने का। जैसा थर्मास होता है कि बाहर का जी आवरण अलग होता है और कांच की बोतल अंदर में अलग होती है, और दोनों के बीच में गैप रहता है। थर्मास हम सबने देखा है, इसलिए जल्दी से समझ जाएगा। तो बड़े ड्रम के अंदर में छोटा ड्रम डालने का, 300-400 लीटर के ड्रम में 200-250 लीटर वाला ड्रम डालने का, और बीच में जो गैप रहती है, ये बीच के गैप में वो लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं, और ये जो बाहर का जो ड्रम है उसको नीचे से और साइड से छेद कर देते हैं ताकि हवा आए करके। और जिसका बायोचार बनाना है, चाहे इसके कॉटन के स्टॉक हो या फिर और भी कोई कचरा हो, भूसा हो, जो भी है, जिसका बायोचार बनाना, वो अंदर के ड्रम में डालते हैं, और अंदर के ड्रम को एक ढक्कन लगा देते हैं। अंदर के ड्रम में ढक्कन लगाने के बाद में जो 2 ड्रम के बीच वाली जो गैप है
उसमें लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं और ये लकड़ी के टुकड़े डालने के बाद में उसको जला देते हैं। तो नेचुरली वो उसको छेद है तो हवा के संपर्क में है तो उसकी जलन बहुत अच्छी होती है। और अंदर के ड्रम में तो पूरा सील बंद है जैसा कि वहां पे हवा जा ही नहीं रही है, तो वहां पे बायोचार बन जाता है। हमने देखा बनाया हुआ बायोचार भी देखा और ये पूरे प्रोसेस को उन्होंने कहा कि अंदर का मटेरियल क्या है उस पर निर्भर 12 से 24 घंटे में बन जाता है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, हम अग्निहोत्र बड़े पैमाने में बनाने के बजाय और उसको उसको मैं हमने कॉस्टिंग भी पूछा तो सर बोले ये पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है ये 5,000 की लागत में बन जाता है। यानी 5,000 की लागत में 200 लीटर का जो ड्रम रहेगा उसके अंदर जितना भी हम कचरा डाल सकते हैं उसकी उतने कैपेसिटी का बायोचार हम 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। अगर हमको बड़े पैमाने पे बनाना है तो हमको एक तो ड्रम की संख्या बढ़ानी पड़ेगी या फिर उसी को रिपीट करना पड़ेगा। आज 200 किलो बनाया, कल 200 किलो बनाया, इस तरह से उसकी साइकिल चलानी पड़ेगी। तो और 5,000 रुपया का जो लागत है ये अपने यानी पहुंच में है आम आदमी के। तो इस तरह से अगर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बायोचार बनाने की जो विधियां है बहुत आसान बन सकती है। और इस तरह से बायोचार बनाने की जो पहल है, चाहे उसमें फिर भुट्टे है जो हमारे रमेश जी ने जो बोला उसको मिक्स करके भी डाला जा सकता है, टुकड़े करके भी डाला जा सकता है, दूसरे के साथ में भी डाला जा सकता है। उसको अनगिनत प्रयोगों के माध्यम से हमको बुनियादी चीज है कि बायोचार बनाना है। और बायोचार बनाने के समय फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, हवा के संपर्क में जो बनता वो चारकोल बनता और हवा के संपर्क विहित जो बनता वही बायोचार बनता। आप चारकोल का एक टुकड़ा वो उठा के देखो तो उसका वजन और बायोचार का वजन दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। ये बायोचार की जो गोनी है तो वहां पे उन्होंने बनाने के बाद में 25-25, 30-30 किलो की जैसी चावल गेहूं की बोरी रही थी वैसी गेहूं की बोरी भरी थी। और वहां पे उन्होंने बोला था कि भाई हमने पूरा था ये कहाँ पे यूज करते, तो ये बोले हम खेती में भी यूज करते, प्लांटेशन में यूज करते, जहां जहां नया नया प्लांटेशन करना है चाहे एग्रो फॉरेस्ट्री का हो हॉर्टिकल्चर का हो वहां पे गड्ढे किए जाते, उसको बारीक किया जाता और उसके बाद में उसमें गड्ढे में डाला जाता। और उनका कहना है कि भाई इसके बहुत सफल परिणाम हुए हैं। तो निश्चित रूप से अब अलग अलग क्रॉप्स में किस तरह से देना वो एक अनुसंधान की पद्धति हो जाएंगी और उस तरह से अलग अलग प्रयोग अपन कर सकते हैं, किस कितने मात्रा में डालना है क्या डालना है वो एक अलग अनुसंधान का विषय है। लेकिन बायोचार बनाना सुलभ जब तक नहीं होगा तो ये जो विधि है ये सुलभता लाएगी, यही मुझे बताना था। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा तो ये जो डॉक्टर कोयला साहब। बनाने वाले किशोर जी, हेलो, जी जी बोलिए बोलिए। ये जो कोयला बनाने वाले बल्लारसा साइड में हाँ इनकी बोलिए ये बोलिए। ईट की भट्टी है, हाँ 9 इंच की। और कोयला कोई भी बनता है जो अगर हवा के संपर्क में आएगा तो वो कोयला बनता ही नहीं, वो राख बन जाती है। चाहे वो भट्टी में प्रोटेक्ट हो, चाहे वो ड्रम में प्रोटेक्ट हो, चाहे वो फ्लेम के द्वारा प्रोटेक्ट हो, जी तो उसमें स्पोर बनना ही बनना है। तो मतलब ये जो कोयला जो अपने प्रेस वाले जो कोयले यूज करते ना अपने लकड़े के, जी तो उनके पास में वो बड़ा बड़ा कोयला तो प्रेस वाले लेके जाते, फिर जो बारीक बचता है तो बारीक अपने को सस्ते दाम में भी मिलता। और मैंने जो आपको ये भेजी थी, मैंने भी आपको क्लिप भेजी है बहुत सारी, जी तो उसमें भी बनता है। तो मतलब कैसा वो जो 2 ड्रम वाली सिस्टम है उसमें 12 घंटे लगते हैं। और ये जो अग्निहोत्र पात्र का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे अग्निहोत्र पात्र में मैंने बारीक लकड़ी का कोयला बना के उसकी टेस्टिंग की, फिर वो जो वहां के टेक्नीशियन है पाटिल सर, उन्होंने बोला जितनी लकड़ी ठोस रहेंगी उतना ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा रहेगा। यह बिल्कुल करेक्ट तो है। ये हाँ, तो ये अग्निहोत्र पात्र में बड़े बड़े लकड़े का भी एक 3-4 घंटे में अपने को कोयला, बशर्ते वो लाल होने के बाद में उसके ऊपर पानी डालना है, अच्छा कोयला मिल जाता। तो वो
अग्निहोत्र पात्र अगर किसी के पास में छोटा भी होगा तो ये, और उसको कोई ज्यादा पैसे नहीं लगते, ये पतली चद्दर का अगर बना लिया तो क्या वो 2-3 हजार रुपए में बन जाएगा, एक फुट बेस वाला। अभी हम बना ही रहे उसको, तो ये भी चीज उसमें है। तो आप बोल रहे हो वो भी बराबर है कि किसी भी तरह अपना दिमाग लगा के वो चीज को राख के बजाय वो जो उसकी पहली स्टेज है कोयले की, उसमें अपने को रोकना है, कैसे भी रोको। ठीक है जी। अच्छा। गजानन जी, हम आपके मतलब अग्निहोत्र के जो प्रयोग है ना, उसको हम समर्थन ही कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि खेती वालों को जो अब सब डंठल है या यानी कपास का कचरा है, तो निश्चित रूप से बड़ा बड़ा और बड़े पैमाने पे डालना है, तो उसके लिए वो 2 ड्रम वाली जो विधि को बोला, उस विधि का ज्यादा उपयोग होगा, इसीलिए हमने बोला। बाकी अलग अलग तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं, हाँ, लेकिन बशर्ते एक जो साइंटिफिक टेस्ट है, वो वैज्ञानिक टेस्ट को हमको नहीं भूलना चाहिए। हवा के संपर्क में बनेगा वो कोयला ही बनेगा और वो भारी बनेगा, और बगैर हवा के संपर्क में जो बनेगा वही बायोचार बनेगा और बहुत हल्का बनेगा। बस ये टेस्ट हम अपने अपने तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत उपयोगी जानकारी और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। मैं काफी बहन जी काफी दिन से हैंड्रे से प्राली बहन जी का मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आमे और अपने मैं जरा जल्दी में हूँ इसलिए। ओम, आज का जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही सुंदर हुआ गजानन जी। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। मेरा प्रश्न इतना ही है कि हम चूल्हे में जो कोयला होता है, हर रोज चूल्हा बनता है, और जो कोयला होता है उसका यूज हो सकता है क्या खेती में? क्योंकि आपने अभी अभी जो बताया है, डॉक्टर जी ने जो बताया है, आपने भी बताया है, तो हमारे चूल्हे में जो बनता है इसका खेती में यूज हो सकता है क्या? इतना ही मेरा प्रश्न है। तो मैं यूज करूंगी, इसलिए मैंने पूछा है ये प्रश्न। प्रणाली जी, एक कीजिए अपने पास में अगर प्लेट 2 प्लेट कोयला अगर होगा चूल्हे में का, हाँ। हल- तो एक अंदा हेलो। वो घर में पौधे लगे होंगे ना गमलों में, हाँ हाँ, गमले है। हाँ। तो 2 प्लेट कोयला ऊपर से डाल के रख दीजिए, हाँ। और और उसमें थोड़ा गोमूत्र और गोबर का पानी छिड़क दीजिए, और 10-15 दिन में उसकी वो ये देख लीजिए वो, मतलब कोई गमले अगर लगाने जा रही हो तो 1 प्लेट कोयला पहले नीचे डाल देना, मिट्टी डाल देना, फिर पेड़ जो लगाना है वो लगा देना, और ऊपर की सतह पे भी डाल देना, क्योंकि ये संशोधन उसमें ऐसा ही है कि 1 इंची कोयले की परत जमीन के 10 इंची जो ये रहता है गहराई में से, वो न्यूट्रिशन उसमें एक इलेक्ट्रो पावर भी होता है, तो वो सक करता है उसको। जैसा अपन राख से अगर मुंह घसते हैं राख से, तो अपने फेफड़ों में जमा होने वाला जो कफ है वो अपने गले में आके बाहर निकलता है। वो मतलब ये जो राख कोयला ये जो है, ये इनमें एक मैग्नेटिक पावर होती है, तो वो गंदी चीजों को अपने तरफ खींच के निकालने का प्रयोग करती है। तो वो ये प्रयोग आप करके देख लीजिए, आपके पास में कोयला है तो गमले के ऊपर की हाँ, सतह पे मैं डाल दीजिए, और वो पेड़ का रीडिंग लीजिए 10-15-20 दिन 25 महीने के बाद में। पैदा करूंगी। हमारे स्कूल के यहाँ चूल्हा होता है ना, वहाँ बगीचे में भी प्रयोग कर सकती हूँ। और इसकी पाउडर बना के यूज किया तो पाउडर थोड़ी सी पाउडर नहीं बना नहीं के। नहीं नहीं, पाउडर नहीं, जैसा है वैसा ही डाल दो, क्योंकि उसमें एक प्रयोग, अच्छा प्रश्न पूछा आपने, तो वो शास्त्रज्ञ ने एक प्रयोग किया कि 14-14 ग्राम के स्पंज के 2 टुकड़े लिए चौकोन, हाँ। एक टुकड़े को पानी में भिगोया, तो पानी उसमें जाने के बाद में उसका वजन भरा 80 ग्राम स्पंज के टुकड़े का, और जो टुकड़े को बारीक बारीक करके उसमें पानी भरा, पानी में डाल के, तो उनका वो टोटल टुकड़ों का वजन भरा 56 ग्राम, मतलब 50% पानी कम रहा, तो वो जितना बड़ा आकार रहेगा उतना वो पानी खींच लेगा। तो उसको तोड़ टाट वो जो प्रकृति ने तोड़ा है वो वही बहुत है, अपन को खाली बिछा देना है 1 इंच की परत, ओ 1 इंच या उससे भी कम।
क्योंकि वो 10 इंची अगर वो नीचे से शक करता है तो जाहिर सी बात है वो आजू बाजू का भाई 10 इंची का वो पूरा मतलब ये पृथ्वी गोल है, ये ब्रह्मांड गोल है ना। तो वो जो चीज वहां पे पड़ेंगी वो अच्छी हो बुरी हो, वो उसकी आजू बाजू की आभा में जो भी आएगा वो उसका जो गुणधर्म है वो 10 इंची तक के या 2 फीट तक के या जो भी उसका मतलब दायरा है, उस दायरे में वो काम करता ही करता है। बहुत अच्छी जानकारी मैं पवन सर अगर हैं तो कमेंट चाहूंगा। वो अभी चले गए सर, हैं। तो वाह, जी जी चले गए। तो मेरे दिनेश शंका सर के जी आप निरसन आगे। हुआ है। ओम प्रणाम। जी जी दिनेश सर जी, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप फिर सुमित जी को लेते हैं। जी जी आदरणीय धन्यवाद। और हाँ, प्रश्न तो नहीं, लेकिन हाँ एक यही बात मैं साझा करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आदरणीय गजानन पवार साहब जब से जुड़े तब से लगातार योगाहार में बने रहते हैं और वो निरंतर नए प्रयोग करते रहते हैं। तो एक प्रयोग धर्मी किसान है और साथ में आपका जो है स्वराज मौली एफपीओ भी है और उसके माध्यम से आप काफी अच्छा कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वराज मौली जैसे कि हमारा स्वराज से संबंधित यानी जो स्वदेशी संबंधित कार्य करते हैं और इनकी बड़ी ये संघर्षशील प्रकृति ये है कि हमारी जो स्वदेशी वस्तुएं हैं और खासकर आप कॉटन की बात जैसे कर रहे हैं तो देसी कॉटन और उससे बड़ी हुई वस्तुएं और अन्य चीजें भी वो इसको प्रमोट करते हैं। और इनका अगर आप मेरे ख्याल से काफी समय से मैंने स्टेटस तो नहीं देखा, लेकिन एक लाइन रहती है कि अंधेरे पर गहरा वार गजानन पवार। तो आप बहुत सारे प्रयोग करते हैं और अंधेरे में प्रकाश करने जैसी कार्य आपके हैं। और आदरणीय आपने जो बायोचार की बात कही, मैं डॉक्टर दुबे सर से पूरी तरह से सहमत हूँ और सहमत नहीं, वो मेरे गुरु हैं कि जिस तरह से उन्होंने बताया ये सही विधि है कि कैसे हम बायोचार बनाएं। और दूसरा, हाँ ये बात सही है कि इसमें कोयला भी उतना ही प्रभावकारी होता है, लेकिन बायोचार के माध्यम से जो प्राप्त जो कोयला होता है वो बहुत देर तक चलता है। मुझे जो जानकारी है जो हमारे पेट्रोकेमिकल्स हैं तो जो ये हम बायोचार के माध्यम से बना हुआ कोयला है उसका सखा संबंधी और कह सकते हैं एक पीढ़ी है। जो हमारी केमिकल्स बनते हैं खेती के बायो क्या कह सकते हैं से जीवाश्म ईंधन से जो प्राप्त होते हैं पेट्रोकेमिकल्स बनते हैं, तो उसी की पीढ़ी का ये भी बायोचार है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं। और कुल मिलाकर ये कि हम जो पेड़ों से जो कोयला प्राप्त होता है या जो दूसरे माध्यम से प्राप्त होता है वो हमारी खेती में काफी कारगर साबित होता है। और आदरणीय सदस्य आप देखते होंगे कि हमारे खेतों के आसपास धीरे धीरे पेड़ों की संख्या बहुत कम हो रही है। हम खेतों में कुछ चीजें जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप आती थी, मिट्टी बनती थी, जीवाश्म बनते थे और ऑर्गेनिक कार्बन बनते थे, वो नहीं बन पा रहा है। और ऐसी दिशा में आने वाले समय में ये जो कोयला है वो चाहे हम जो गेहूं की भूसी हो या फिर चावल की भूसी है, ये उसके हाथ से तैयार करें या कुछ अन्य माध्यम से करें, लेकिन आने वाले समय में दिल्ली की और एनसीआर जैसी जो धुएं से लदकद जो लचर व्यवस्थाएं हैं उनका भी इसमें सॉल्यूशन मिल सकता है, ये निश्चित है। और ये प्रयोग करने की बात है, लेकिन ये हमारे पूर्वज पहले से प्रयोग करते आ रहे हैं। मैंने देखा था कि मेरे घर में हमेशा यज्ञ होता था जब मेरे दादाजी जब हम गांव में थे, और कोयले का जो चूल्हे से जो कोयला मिलता था उसको कुछ खेतों में डाल देते थे। तो तब मुझे जब मैं उस प्रक्रिया को मतलब कौतूहल के रूप में देखता था, मुझे कोई अक्ल नहीं थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उसके नीचे से जो मैंने पौधे उगते हुए देखे, उस कोयले ने मल्च का प्रयोग किया या मल्च का कार्य किया, और साथ में वो जो बीज हमने बोए हैं
उनको बीमारियों से भी, कवक से भी, फंगस से भी बचाने का उसने कार्य किया और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। बाद में मैंने कुछ प्रयोग किए इसमें, तो वही बात साबित हुई। और आज जब पवार साहब ये कहते हैं और दुबे सर ये बात रखते हैं, तो मुझे ये लगता है कि भविष्य में जो भी चीजें जो जिनसे कार्बन बनता है और जो हमारे खेतों के लिए प्रदूषण न हो, ऐसी चीजों का अगर हम बायोचार के माध्यम से देते हैं, और वो तो डिपेंड करेगा क्वांटिटी का, लेकिन कितनी क्वांटिटी देनी होगी वो तो प्रयोग की बात है, साइंटिफिक बात है। लेकिन बड़ा अच्छा रहेगा। और जो आप दोनों का ये संवाद हुआ है, आदरणीय दुबे सरकार और आदरणीय गजानन पवार सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं एक यात्रा में हूँ और मैं आपको सुंदर संचालन आदरणीय वर्मा सर के द्वारा मैं सुनता रहूंगा। धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत अच्छा दिनेश जी, आपकी बहुत किसी भी चीज में आपको अंदर तक आप जाते हैं और उसका पूरा परीक्षण करते हैं कि कितना उपयोगी रहेगा, और आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमेशा शामिल होते हैं, इसके लिए बहुत आपको साधुवाद। मैं सुमित जी को बुलाता हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो सुमित जी आप आमें और अपने को। जी वो ताराचंद बेल जी हैं, वो सुझाव देते हैं कि कभी कोई पौधा लगाना हो, मतलब फलों के पेड़ पौधे, तो उसमें गड्ढे में 2-4 महीने पहले ही सीधा लकड़ी को दबा दो करके, लकड़ी दबा दीजिए, या फिर वो नारियल, कच्चा नारियल होता है उसका आधा काट करके रख दे करके। तो ये इससे अलग होगा क्या, मतलब बायोचार यूज करने से, मतलब किसमें ज्यादा बेनिफिट है, ये जानना था। कोयले में ज्यादा बेनिफिट है भाई साहब। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये जो जैसा अपना ये दगड़ी कोयला बनता है, दगड़ी कोयला कैसा बनता है, वो भूकंप के वजह से जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे, फिर प्रोसेस होके उनका कोयला बनता है। तो ऐसा लकड़ी में सेलुलोज होते ही है, पर सेलुलोज भी काम करता है, लेकिन उसको अगर अपन ने पकाए तो उसका बायोचार या कोयला, चारकोल जो भी बोलो, तो ये मैंने देखी है बल्लार शाह के तरफ जो प्लांटेशन होता है जंगलों में, तो जी, जी। वो ये कोयले के भट्टी वाले जो ये बड़ा बड़ा कोयला तो बेच देते हैं, इतना बड़ा व्यापार है कोयले का, वो बल्लार शाह से भूटान तक कोयला एक्सपोर्ट होता है फैक्ट्री के लिए। अब उनको सिर्फ वो बड़े बड़े पीस लगते, फिर बारीक को आधे पौन इंची वाला बच जाता। तो फिर वो ये प्लांटेशन करने के पहले, जैसा मैंने गमले का भी प्रयोग बताया ना, तो एक आधे गमले में थोड़ा सा अगर कोयला प्रेस वाले के पास से अगर मिलता होगा थोड़ा सा, तो वो गमले में डाल दीजिए, पहले मिट्टी डाल दीजिए, मिट्टी खाद वाद जो भी डालना है, पौधा लगा दीजिए, पौधा लगने के बाद में ऊपर से एक वो हल्की परत बिछा दीजिए। आपके ध्यान में आ जाएंगे, छोटा सा प्रयोग है और वो होता ही है, बिल्कुल मतलब परफेक्ट है वो। और बाकी आप मेरे को नंबर साझा करेंगे तो मैं आपको जो उसके बारे में जो यूट्यूब पे या गूगल पे जो भी संशोधन है उसकी क्लिप मैं आपको भेज दूंगा। जी, आप ग्रुप में नहीं है क्या? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये बोलने वाला था कि जो भी रिलेटेड लिंक हो वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, अपने योगार ग्रुप में। ठीक है, डाल दूंगा। जी जी जी, ठीक, धन्यवाद। तो बहुत चर्चा चल रही है, अगर आज राउत सर होंगे तो वो बताएंगे कि कार्बन को कैसे ले, अगर राउत साहब हैं तो उनसे थोड़ा नॉलेज मिल सकता है इसमें। और मैं अब राउत साहब शायद देखने सर को मैं बुलाता हूँ कि वो आमे और अपने भुवनेश्वर सर तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, और सदन में किसी का कोई क्वेश्चन है, मैं मुनीलाल सर जी को बुलाता हूँ। धन्यवाद आदरणीय शरद जी, मैं सदर आमंत्रित। धन्यवाद धन्यवाद। सभी को धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है, और ये चर्चा ऐसा है कि सही बात तो यह है कि अभी इसका प्रयोग आम किसानों के बीच नहीं है, और
जब इसका कार्यक्रम चला तो मैं बायोचार के बारे में नेट पर तमाम सर्च करके देख रहा हूं और निश्चित रूप से इसमें काफी कुछ चीजें हैं जो बड़े फायदेमंद की चीजें हैं। मैं भी कभी इसके पहले इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया था और आदरणीय पवार साहब जो है लगातार हम लोगों के बीच में इसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं और उनका प्रयास है कि इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हम ले जाएं एकदम ऐसे तकनीक के रूप में कि हर एक किसान इसको देख सके। और निश्चित रूप से हमारे पास बड़े ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ऐसे पड़े रहते हैं और उनका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हम लोग के वहां भी धान की भूसी वैसे पड़ा रहता है और वो लोग ऐसे ले जा करके खेतों में, मतलब वैसे अपने अपने घर पर ले जा करके कुछ कुक्कुट वाले जो मुर्गी पालन वाले हैं वो अपने फ्री में ही ले जा करके अपने उसमें डालते हैं। तो उससे कुछ हम लोग इस तरह की कार्यक्रम कर सके हैं। कुछ लकड़ियां इस तरह की होती हैं जो बिना मतलब की पड़ी रहती हैं और उससे कुछ बना करके ये अगर खेतों में प्रयोग किया जाए तो इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। पवार साहब इसमें लगे हुए हैं और निश्चित रूप से मैं पवार साहब से अनुरोध करूंगा कि आप इसको अंजाम तक पहुंचाइए और देखिए कि कितना सुलभ किस तरह से ये बन सकता है जो एक आम किसान बना सकता है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो किसान थोड़ा सा उसमें फिर उसके पास माने काम करने के लिए तो बहुत किसान ऐसे हैं जो कर लेते हैं। जैसे आदरणीय शरद वर्मा जी हैं, इनके पास चाहे जो भी आप रिसर्च का काम दे दें, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े फार्म हैं, खुद एक योग्य हैं और ऐसे माता पिता के संतान हैं जिनका बात करना तो बड़ी मुश्किल की बात है, जो इतने आज भी इस अवस्था में भी वो हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं लोग। तो ऐसे लोग तो कर सकते हैं, लेकिन जो आम किसान है जिसको बहुत जल्दी उब जाता है या बहुत जल्दी वो छोटे छोटे कामों को नहीं कर पाता है, तो उसमें ये आप देखें कि किस तरह से इसको सामान्य तरीके से, भले ही थोड़ा सा कम बेनिफिट हो, कम बेनिफिट मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम जो है बहुत कायदे से किया जाता है तो 100% होता है और थोड़ा सा उसको अगर किसी दूसरे तरीके से कर दिया जाता है तो वो थोड़ा 10-5% कम होता है। तो जिस तरह से भी इसको थोड़ा सा कायदे से हो सकता है, आराम से हो सकता है और हर तरह से हो सकता है, उसको देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये आप खेतों में इसका प्रयोग करें तो कंट्रोल प्लांट थोड़ा थोड़ा जरूर छोड़ें, कहीं ना कहीं इसको छोड़ करके देखें कि हाँ हम किस तरह से ये प्रयोग किए तो इससे क्या लाभ हुआ और जो कंट्रोल में हमने किया उससे क्या लाभ हुआ। केवल बायोचार प्रयोग किया तो क्या लाभ हुआ, अगर उसमें हमने जीवामृत वगैरह किया तो उसमें क्या लाभ हुआ। तो इस तरह से थोड़ा सा करते हुए आप इसको आगे बढ़ाएं और फिर समय समय पर हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें। बहुत अच्छी चीज है, मैं अभी नेट पर सर्च भी कर रहा था, बहुत अच्छी चीज है। इसमें जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि इंसेक्ट पेस्ट में भी बहुत कंट्रोल करता है, निश्चित रूप से है। बस यही सारी चीजें हैं और इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद भुवनेश्वर जी। अपने पास में वो चावल की भूसी है ना, तो ये एक पीपे के पीपा ही लेना है खाली, बस बाकी कुछ नहीं। ये खाली टीन जो नहीं तेल का तेल का टीन रहता है, बस उसको छेद गिराओ, वो भूसी में उल्टा मार दो, उसमें अंगार जला दो। आधे एक घंटे में वो बायचार में ये हो जाता है कन्वर्ट, और उसको फैला दो खेत में। और फिर उसके ऊपर आप जो बोल रहे हैं कि भाई जीवामृत या गोकृपा अमृत या जो भी कोई न्यूट्रिशन है, मतलब ये चारकोल एक ये सबको रहने का एक भंडारण है। उसमें जो छेद होते हैं इसमें वो सब चीजें वो कोयला सक कर लेता है, और फिर वो उसमें जो भंडारण एक बार हो गया, मतलब एनपीके, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कवक, जो भी चीजें पौधे को लगने एक बार उसको भंडारण हो गया कि फिर वो जमीन में जो सूक्ष्म जीवाणु है वो उस पर आ जाते, और उसमें का वो उनको लगने वाला जो भी है वो मतलब वो गोदाम में से निकालेंगे, खाएंगे, अपना एंजाइम छोड़ेंगे, वो एंजाइम पेड़ों को जाएगा वापस। फिर जब बारिश होंगी तो वापस वो बारिश के पानी के साथ में ही न्यूट्रिशन सहित आता है वो पानी, तो वो वापस उसमें चला जाता है और वो ये
जमीन भी रिचार्ज होती है और फसल भी अच्छी होती है, खरपतवार कम होता है, क्योंकि उसमें पीएच, खरपतवार क्यों उगती है? पीएच कम होने के वजह से खरपतवार उगती है, क्योंकि जब गर्म होगा तो पानी को तो आना ही पड़ेगा ना, ये सृष्टि का नियम है। जब जब तक के गर्मी नहीं होती तब तक के पानी नहीं आता। तो इसमें तो कुछ तंत्रज्ञ, अब आप नेट पे उनको सर्च किया है तो आप थोड़ा उसमें जैसा जैसा आगे जाएंगे तो आप पाओगे कि इसके यूज से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी कम हो जाता है। और बड़ी बड़ी संस्थाएं देशों की, कई कई मेरे को फाउंडेशन से पता था कि ये जो बायोचार बनाने का जो पात्र है, मतलब उनका वो टेक्निक है, तो वो पात्र हम कार्टिंग पे ही आपको देंगे। अभी उनको में है, उन्होंने मेरे को पहले बताया है। बोले या तो बायोचार आप कार्बन के माध्यम से यूज कर सकते हैं, या अपने खेत में यूज कर सकते हैं, या आप बिकट भी देंगे, बोले आप बैग भी करेंगे। इतनी मतलब के कोई विचार चालू है अभी, शायद ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। रेट पे आपको अधिक अगर मालूमात मिले तो आप मुझे शेयर कीजिए, आपका नंबर लूंगा, बोलना पर बड़ी प्रसन्नता हुई है। चालू कार्यक्रम में नेट पे जाके सर्च किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आदरणीय बहुत अच्छा और बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आज। मैं भुवनेश्वर साहब ने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, और वो हमेशा छोटे किसानों को कैसे आगे बढ़ाना है इस विषय में वो सोचते हैं। मैं बहुत साधुवाद करता हूँ, उनसे बहुत गहन जानकारी मिलती है। और मैं इसी के साथ चलता हूँ, कल्पना बहन जी का हैंड रेस है, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। जी बहन जी, हमें गुरु सत्ता को बारंबार नमन। योगा प्रोग्राम के सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद और नमन। मेरा छोटा सा एक सवाल था गजानन भैया जी से, कि जो टालियाँ होती, जो लकड़ी की चिरान करते हैं, जो उसका जो चूरा होता है, उससे भी क्या कोयले के रूप में मतलब उसका जलाकर कुछ खेत में उपयोग किया जा सकता है क्या? बस मेरा छोटा सा एक प्रश्न का उत्तर चाहिए था मुझे। ये किया जा सकता है। रंजना बहन है क्या प्रोग्राम में, सदन में? हाँ जी 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 गजानन भैया। वो पीपे वाली क्लिप बता दो थोड़ी, 1-2 मिनट की है वो, आधे मिनट की है वो, बता सकते क्या? जी जी हाँ, करती हूँ मैं। 1 मिनट। पीपे वाली रंजना बहन, पीपे वाली। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। दिख रही है सर? बराबर है सर जी, आपके काम की चीज है। बहुत सुंदर, बहुत। ये देखो, ये चावल की भूसी डाल दिया 2 बैग, और खेतों में ऐसा बस जगह जगह करते जाइए।
पीपे में क्या भैया जी आपने? धन्यवाद। ये क्लिप देखने के बाद में काफी लोगों के समझ में आ गया होगा कोयला कैसा बनाना है। बहुत अच्छा, बहुत पवार और, साहब बहुत बढ़िया। और इससे काफी और ये जो कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। तो इसमें जो बुझा रहे ना शरद भाई, हेलो, उसको पानी छिड़क के बुझा रहे ना वो, तो वो नमक का ही पानी छिड़क के बुझा दो उसको। और खेत में बहुत ऐसा बढ़िया। जगह जगह बना के वही पे फैला दो। क्योंकि देखो, आप धान की फसल जब पुराने जमाने में कटती थी तो आदमी काटते थे, फिर वो डंठल ही बचती थी खेत में धान की। अभी वो हार्वेस्टर की वजह से पूरी पराली खेत में जल रही, और वो जी पराली जाती थी फिर पशुओं के खाद्य के रूप में। तो फिर ये जो डंठल है अवशेष इसमें वो जला देते तो वो बिल्कुल काला ही होता है। वो कितना भी जला उसको, वो राख कभी नहीं बनेंगी, वो खेत काला काला देखेंगे पूरा। वो भी एक तरह से बायचार, उसके ऊपर फसल और बहुत बढ़िया आती है। धन्यवाद रंजना जी, आपका धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत टेक्निक मेरे बढ़िया। पास में है नहीं। नहीं, बहुत अच्छा। मैं बताऊं पवार साहब, इस बार जब मैं जबलपुर गया था केबीके में, कृषि विश्वविद्यालय में, सॉरी केबीके, तो वहां मैंने देखा कि कोई नागपुर से कर्नाटका
हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा वो बता रहे कि कार और उस कोयले को हम लोग जो जैविक खाद बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। जब मुझे आपकी खाद के विषय में बहुत आपकी पवार साहब की याद आई कि देखो पवार साहब इस चीज में लगे हुए हैं और ये केबीके में भी इसमें चल रहे हैं। बहुत अच्छा इसमें डॉक्टर दुबे सर जी का हैंडले से हुआ है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। धन्यवाद शरद जी। अभी जो एक्सपेरिमेंट बताया पवार जी ने क्लिप के माध्यम से, बहुत अच्छा प्रयोग है। उसी के संदर्भ में और जो इन्हें अपने भुवनेश्वर राय जी ने जो पूछा था उसके संदर्भ में मैं एक दो बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात तो अभी जो क्लिप बताई है, यह क्लिप से कोयला जरूर बन रहा है, कुछ मात्रा में बायोचार भी बनेगा, लेकिन पूरा बायोचार उतना इफेक्टिव नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर में हम लकड़ी रहे जलाने की और बाहर का जो वातावरण है जो अपन रख रहे हैं, तो उसका कुछ पार्ट जो है हवा के संपर्क में है, कुछ नहीं है, तो बनेगा जरूर, लेकिन जिसके क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे तो क्वालिटी टेस्टिंग में वो पूरा बायोचार नहीं बनेगा, नंबर एक। दूसरा कि इसको यदि हम उल्टे स्थिति में जाते हैं कि वो डबल ड्रम बोला, या अभी वहां पे हमने और भी तकनीक देखी जो इसने भुवनेश्वर राय जी जो बोल रहे थे कि भाई छोटा किसान कैसे बना सकता है, तो दो तरीके हैं। तो जैसा कि हंडी जलाने के लिए कुम्हार जैसी भट्टी लगाता था, तो वैसी भट्टी लगा के अंदर में अगर पूरा कूड़ा कचरा जिसका भी हमको बायोचार बनाना है वैसा हम लगाते हैं और बाहर में पूरा उसका मिट्टी से लिपा के और एक साइड से उसको जलाना है हम शुरू कर देते हैं, तो उस तरह से बायोचार बनता है। एक वो तरीका है। और उससे आसान तरीका जो हमने वहां पे देखा, जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कि एक गड्ढा बनाओ, जितना भी अपने को क्वांटम बनाना है उस तरह से चौकोनी गड्ढा, और चौकोनी गड्ढे में जैसी पुरानी जो ये आती थी पानी की टंकी आती थी, अगर पानी की टंकी आती है तो उस तरह से वो गड्ढे में डाल दो और वो पानी की टंकी का जो छेद रहता है वो छेद में से कूड़ा कचरा भर दो उसमें, और वो कूड़ा कचरा भरने के बाद में उसको बंद कर दो। और बंद करने के बाद में जो अपन ने यहाँ पे जो पानी की टंकी डाली है और पानी की टंकी और वो अंदर में रखी है जमीन, वो जमीन के बीच में जो आधी फुट की गैप रहेंगी, उसमें फिर से लकड़ी वगैरह जो भी अपन जलाना चाहते हैं वो उसको ठूस के भर दो और उसको जला दो। और फिर ऊपर से जो है, ऊपर से कोई टीन का उन्होंने एक बनाया था, उसको बंद कर दो करके उस तरह से, और वहां पे वो जलना तो चाहिए क्योंकि ऊपर से तो अपन बंद कर दिया। तो उन्होंने एक पंखा का जो ऐसा ब्लोअर आता है, तो ब्लोअर उसको जोड़ दिया था ताकि जलने के बाद में उसको हवा मिलती रहे बाहर के पार्ट को, और उससे वो जलना चालू रहे, और जो अंदर वाला जो पार्ट था वो पूरा का पूरा पैक रहे और उसमें बायोचार बनेगा। ये हमने वहां पे वो भी देखा। एक तीसरा बिंदु कि ये बायोचार अगर अच्छे क्वालिटी का रहा तो एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट की कीमत बहुत ज्यादा है। वहां के जो वैज्ञानिक से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला कि अच्छे क्वालिटी टेस्टिंग के बगैर तो वो लेते ही नहीं है, तो क्वालिटी अगर आती है तो एक्सपोर्ट की बहुत डिमांड है और इससे दो पैसे अच्छे मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक आय का भी अच्छा साधन बनता है। यह भी हम इस संदेश से साधन को बताना चाहते हैं कि और निश्चित रूप से हमारी अपनी भी छोटे किसान भी उस तरह से अपनी जो ये जरूरत है वो भी पूरी कर सकते हैं, और इनकम जनरेशन के लिए भी एक बायोचार एक छोटी कॉटेज इंडस्ट्री जैसा एक काम कर सकती है। यही मैं बताना चाहता था। धन्यवाद। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया जानकारी चल रही है इस समय, और मैं पवार साहब से चाहूंगा कि और भी कुछ ऐसा कुछ हो तो ऐसी जानकारियां वो इकट्ठी करें। अब समय मुझे लग रहा है कि सदन का काफी हो गया है। मुन्नीलाल सर जी अगर आए तो वो कमेंट दें। जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आज जो है आदरणीय पवार साहब ने जो मार्गदर्शन दिया है और महत्वपूर्ण विषय पे उनका बहुत बड़ा अनुभव है जो आपके द्वारा प्रयोग किए गए हैं, वो हम किसान भाइयों को शेयर करते हैं। इसलिए मैं निवेदन आज उन्होंने स्वीकार किया, और मैं चाहूँगा कि एक एक विषय पे, जैसे आज जो है कोयला के ऊपर इन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया,
हमारे किसान भाई बहनों ने जो सवाल किए हैं उनका समाधान हुआ, जैसा कि आदरणीय रंजना बहन जी ने वो वीडियो दिखाया, उससे और क्लियर हुआ। इस प्रकार से एक एक विषय पर को लेकर के इसको जरूर जो है बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहें, ताकि पर्याप्त समय मिल जाता है उसमें। तो आज का बहुत अच्छा सेशन रहा और आज